आपका बजट, देश का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, उसकी डिटेलिंग क्या है न्यूज 24 पर आपको हम समझा रहे हैं। मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं महंगा सस्ता हर कोई जानना चाहता है बजट में इस बार क्या घोषणाएं हुई हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके जो सस्ती हुई हैं चीजें पहले वो देख लीजिए। कपड़ा थोड़ा सस्ता हुआ, चमड़े का सामान थोड़ा सा सस्ता हुआ है, और आपको पता ही है जीएसटी आने के बाद सस्ता महंगा करने की ताकत बजट से छीन ली गई है। लेकिन फिर भी जिन उत्पादों पर ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है या फिर कुछ और एक आइटम्स हैं, वो अभी भी बजट से प्रभावित होती हैं, और इसीलिए महंगा सस्ता कुछ चीजें जरूर होती हैं। और क्या क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं। ज्वेलरी हीरे की थोड़ी सस्ती हुई है, जूते चप्पल थोड़े बहुत सस्ते होंगे, बहुत थोड़ा मामूली फर्क पड़ेगा। चमड़े का सामान सस्ता हुआ है। महंगा भी देख लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा जीएसटी आने के बाद इस सेगमेंट पर बहुत ज्यादा निगाहें लोगों की रहती नहीं है, क्योंकि सबको पहले से पता रहता है कि फिक्स्ड जीएसटी देना है, और इसीलिए महंगा सस्ता बहुत ज्यादा होता नहीं है। योगी जी क्या अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। तो योगी जी स्वागत कर रहे हैं, जाहिर है एक एक करके सारे मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के और केंद्रीय मंत्री आएंगे, स्वागत करेंगे। विपक्षी नेताओं और विपक्षी मुख्यमंत्रियों का रिएक्शन आप जानते ही हैं, वो कहेंगे इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ यहां स्टूडियो में दो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं। मिडिल क्लास को जो टैक्स की समस्याओं से जूझना पड़ता है उस पर पैनी नजर रखते हैं, आपको आसानी से समझा पाएंगे। शरद कोहली और हिमांशु मेरे साथ हैं। मेरे साथ विनीत अग्रवाल जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं एसोचैम के, और मेरे साथ विजय सरदाना भी जुड़ रहे हैं, जो कि कृषि के मामलों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए भी जाने जाते हैं। विनीत, पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आज के बजट से, क्योंकि सबको पता है 2 साल कोविड के बाद पूरा उद्योग जगत भी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था कि अब जब कोविड खत्म हो रहा है शायद बड़ी घोषणाएं होंगी। आप स्वागत करेंगे आज के बजट का, या फिर आपको भी मायूसी है? नहीं, मैं जरूर स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 2 साल में देखें, और जो पिछले साल जो बजट निकला वो बहुत एक गंभीर स्थिति थी उस समय देश की, और साथ में जो अर्थव्यवस्था थी। अब उस सिचुएशन से निकल करके हम फॉरवर्ड थिंकिंग की तरफ, आगे की तरफ देख रहे हैं। तो एक जो कंसिस्टेंसी है और जो कंटिन्यूटी है पॉलिसीज में, वो एक बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो हर साल हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है। जो इन्वेस्टर्स है, चाहे वो फॉरेन है या डोमेस्टिक है, उनको लगता है कि हमारे देश में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसी की। तो एक जो कंसिस्टेंसी पॉलिसी की है वो एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड है इसको काफी बढ़ाया गया है। 2.9% ऑफ जीडीपी का अंदाज है कि उसमें स्पेंड होगा। इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो इसका 2 से 3 गुना जो इफेक्ट आता है, जो इसमें एम्प्लॉयमेंट पे होगा या इससे कई जो अलग सारी इंडस्ट्री हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे हिसाब से ये, अगर आप ब्रॉडली स्पीकिंग अगर ये 2-3 चीज ही आप पकड़ ले तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से तो अच्छा बजट है। ओके। और आपको क्या लगता है उद्योग जगत को पर्सनली, क्योंकि आप तो एसोचैम के अध्यक्ष हैं, क्या मिला आज के बजट से? 2-3 हेडलाइंस उद्योग जगत के लिहाज से क्या है? उद्योग जगत के हिसाब से तो जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स कहे आपको, कंसिस्टेंसी और एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है। इसके अलावा जो कई कस्टम्स रिलेटेड जो इम्पैक्ट है, जिससे कि जो प्रोडक्शन हो सकता है, पीएलआई स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, या आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो डिफेंस रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन की तरफ इंसेंटिव्स हैं, ये सब चीज जरूर हेल्प करेगा लोकल इंडस्ट्री को पिकअप करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये जो इसमें जो एक्सपेंडिचर है ये अच्छा ही रहेगा। एग्रीकल्चर की तरफ भी काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग स्टार्टअप फंड वगैरह का जो क्रिएशन है। इससे अल्टीमेटली जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उससे हम देख सकते हैं कि फार्मर इनकम भी बढ़ सकता है, और साथ साथ जो सपोर्ट मिलेगा फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब कि वैल्यू एडिशन में, ये भी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। ओके। अब हमें भी पता है कि उद्योग जगत लाखों नौकरियां भी देता है, और हर साल हम लोग यही सवाल पूछते हैं कि इस बार बेरोजगारी बढ़ी, कितनी नौकरियां पैदा हुई, कितने युवा बिना नौकरी के घूम रहे हैं। क्या इस बजट से आपको लगता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड अगर बढ़ेगा,
सरकार खर्च ज्यादा करेगी तो नौकरियां भी ज्यादा पैदा होंगी, ये माना जाता है। आपको भी लगता है कि बेरोजगारी कम हो सकती है? इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो जैसे मैंने कहा कम से कम 15-20 इंडस्ट्रीज हैं जिनको डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलता है, चाहे वो स्टील है, सीमेंट है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है या आपके और जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो इसके हिसाब से डायरेक्ट इसमें बेनिफिट जरूर आएगा। और कोई ना कोई जो अलग स्कीम्स है, इंक्लूडिंग जो पीएम किसान में हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दिया गया है, साथ साथ जो और पीएलआई स्कीम्स में जैसे ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग में 19,500 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पीएलआई में दिया जा रहा है, ये सब डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा और इसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू विनीत। जल्दी से दिव्या के पास चल रहा हूं क्योंकि आम लोगों के साथ दिव्या मौजूद है। दिव्या, जरा आम लोगों से पूछिए, बजट से खुश हैं या फिर मायूस हैं? दिल्ली की बहुत पुरानी मार्केट में मानक जी हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त हर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। व्यापारी भी हैं, युवा भी हैं और आम आदमी जो सैलरीड क्लास है वो भी है। पहले व्यापारियों से बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद थी बजट से और कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? ऐसा है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन, जो कि चांदनी चौक की नहीं एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल ट्रेडर्स की एसोसिएशन है और जो कि 128 साल पुरानी है, जिसने कि अपना सारा गौरव इतिहास है। इस बजट से लोगों को एकदम न्यूट्रल बजट है और जो उम्मीदें थी उस पर कोई उम्मीद पे उतरा नहीं। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात करती है। बहुत अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा मिलेगा तो भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो उसका रियल इफेक्ट है वो आता है ट्रेड के ऊपर। यदि ट्रेड को कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे या ट्रेड को कोई बढ़ावा नहीं देंगे या इंसेंटिव नहीं देंगे तो इकोनॉमी को नहीं चल सकती, वो उसमें ग्रोथ नहीं आ सकती। एक दूसरी बात यह है कि आज ट्रेडर ही जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। आज ट्रेड को क्या सहूलियत है, आज ट्रेडर जो है एक छोटी दुकान भी लेके बैठा, वो भी वहां पर भी 3 एम्प्लॉयज को लगाता है, तो उसका ग्रोथ हो रही है ना, एम्प्लॉय को भी काम मिल रहा है ना। आज जो भी अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहा है या कहता है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के अंदर चाहता है, वो प्राइवेटली अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं करना चाहता। तो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा क्या? आप कह रहे हैं न्यूट्रल है बजट? देखिए, आज जो जनरल जनता है, आज जनरल जनता जो है इन्फ्लेशन से त्रस्त है। आज इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके हाथ में कुछ न कुछ पैसा बचे तभी तो खर्चा करेगा ना। बिल्कुल। आज आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है, आप भी काफी निराश? नहीं, बिल्कुल। आप देखें कि खेती और जो किसान है, मजदूर है, उनके लिए तो समर्पित है ये बजट, बट लेकिन नौकरी पेशे वालों के लिए कोई उत्साह नहीं किया गया इसमें, है ना जी। आप देखें टैक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं दी गई है, तो कुल मिलाकर के जो है ये उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। सर, एक स्टेटमेंट मैं और ले लूं, आप लोगों को लगता है बजट उम्मीदों पर खरा उतरा? क्या उम्मीद क्या थी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं थी। कोई उम्मीद नहीं थी। सर देखिए, ये जनता है, ये कह रही है उम्मीद। दिव्या, ओके, ये ट्रेडर्स थे, बहुत जरूरी होता है, ट्रेडर्स की राय भी बहुत मायने रखती है। जैसा एक ट्रेडर एसोसिएशन के शख्स कह रहे थे, शरद कोहली, वो खुद ही कह रहे थे, देखिए हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और हम देखिए कितने लोगों को नौकरी भी देते हैं, कितना खर्चा भी करते हैं और फिर हम स्ट्रगल करते हैं। खैर, ये मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, बोले टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं है। मैं टैक्स पे थोड़ा पहले आ जाता हूं क्योंकि बरसों बरस से हम अक्सर इंतजार करते थे बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, कुछ छूट मिलेगी जी। बाकी निराशा होगी, आज तो कोई बदलाव नहीं हुआ। मुझे लग रहा है हर बार मानक ये उम्मीद लगाई जाती है पिछले कई बजट से। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे मुझे लग रहा है दिल्ली की सर्दी में जैसे जम गए हैं स्लैब्स, वो हिल नहीं रहे अपनी जगह से। पर उसमें मुझे लग रहा है सरकार की पॉलिसी ये है कि इसको ज्यादा छेड़ाखानी करी ना जाए, इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिया नहीं जा रहा है। उसके अलावा टैक्स के सिंप्लीफिकेशन पे, टैक्स पेयर्स के ऊपर ट्रस्ट प्लेस करने पे, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई है तो 2 साल तक आप रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, इस टाइप की चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि टैक्स के नियमों से अब छेड़छाड़ इस वित्त मंत्रालय से कई सालों से हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके अलावा एक स्टेबिलिटी की पॉलिसी बनाई जा रही है। बाकी अगर आप टेक अवे मेरे से पूछें इस बजट का,
तो 7.5 लाख करोड़ का जो स्पेंडिंग है वो टेक अवे है। जहां तक देखिए दो मेन मुद्दे थे इस बजट के, एक रोजगार था, एक महंगाई था और डिमांड पुश था। रोजगार के मुद्दे पे मैं समझ सकता हूं, जब आप फ्रंट लोड करते हैं, स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो रोजगार उससे अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है। पर डिमांड और लोगों की जेब में जो पैसा डालने वाली बात थी, जो इनकम टैक्स की अभी जो महिला जो ये शख्स बात कर रहे थे, वो देखने को नहीं मिला। पर एक जो नई चीज जो आपको आने को दिखेगी कि आपके जेब में जो रुपए है मानक, वो सीबीडीसी जिसकी हम बात कर रहे थे बहुत टाइम से, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो आपको ये रुपया अब डिजिटल होता हुआ आने वाले वित्त वर्ष में दिखेगा और ये बहुत ही लैंडमार्क चेंज होगा मेरे हिसाब से मानक। इसको हम बड़ी आसानी से कह रहे हैं पर यह आपकी जेब को, आपके वॉलेट को, आपके नोटों को, कॉइन्स को एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा बिजनेस आपके लेन देन के तरीके। शरद कोहली, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि द आइडिया ऑफ डिजिटल करेंसी इज दैट इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब क्रिप्टो करेंसी होती और इतनी पॉपुलर इसीलिए हुई है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट्स का कोई दखल नहीं होता है। इंडिया अगर अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, कितने लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे और इसमें इंटरेस्ट लेंगे? नहीं मानक, यही वर्चुअल करेंसी में और सीबीडीसी में यही फर्क समझने वाला है। सीबीडीसी है कि आपको जो आप रुपया और पैसा जेब में जो हमारे नोट और कॉइन्स है वो डिजिटल रूप में भी आ जाएंगे, और वर्चुअल करेंसी जिसके ऊपर टैक्स भी लाया गया, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, अब वो 30% पर टैक्स होगा, उसमें से लॉस भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। टीडीएस भी 1% होगा जब आप उस पे से पेमेंट करेंगे बेचने वाला, तो 1% टीडीएस भी होगा। तो वो वर्चुअल करेंसी और सीबीडीसी में हमें फर्क देखना पड़ेगा। सीबीडीसी कोई इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू नहीं है। क्रिप्टो में तो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे थे, रातों रात राजा बन जाओ, डबल हो गई, 3 गुना हो गई। पर सीबीडीसी इसी रुपए का एक डिजिटल वर्जन जिसपे आरबीआई काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो आपको लॉन्च होता दिखेगा। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि मतलब इंडियन रुपी का डिजिटल वर्जन। जी, क्या फायदा है इसका फायदा यह है कि आप जो एक तो ये ब्लॉकचेन पे आधारित होगा, तो ये ट्रेल छोड़ेगा। मैंने आपको मानक 500 रुपए दिए, आपने वो नोट किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, इसकी कोई ट्रेल नहीं रहती है। पर डिजिटल करेंसी में जो लेन देन होगा, अगर वो 100 हाथों से भी जाएगा, उन 100 के 100 लोगों की नीचे आपको ट्रेल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेल दिखाई देगी। तो इसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, कैश का जहां भी, तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी होता है शरद? नहीं, पर कैश का दुरुपयोग तो नहीं आप ऑनलाइन बैंकिंग से रोक सकते। कैश के लेन देन से जो दुरुपयोग होता है, स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, वो सब चीजें मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये आपको ये पीछे रह जाएंगे। क्योंकि लेन देन कैसे करेंगे आप? अगर आप गलत तरीके का कोई काम करना चाहते हैं और अगर आप डिजिटल करेंसी से लेन देन करेंगे तो आपने तो अपनी ट्रेल छोड़ दी फिर वहां पर। तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है और इससे हमारे भारत के जो जनता है उनको अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। और इसमें एक और चीज मानक आपको देखने को मिलेगी, अगर आपके सारे पैसे आपके मोबाइल पे रहेंगे तो अब सवाल यह रहेगा कि बैंकों का क्या रोल रहेगा। बैंक में आप तभी जाएंगे जब आपको सेविंग्स पे या एफडी पे इंटरेस्ट चाहिए, वरना तो पैसे आपके सारे जैसे तो बैंक में पड़े हैं। डिजिटल बैंक भी खोले जा रहे हैं, डिजिटल बैंक खोले जा रहे हैं, पर आपका फोन एक तरह से आपका बैंक भी हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे पैसे यहां रखे हुए, जो सेफ्टी एस्पेक्ट है वो आपका फोन ले लेगा। तो मुझे लग रहा है सीबीडीसी सबसे, बाकी ई पासपोर्ट्स की हम बात करें, जल की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को छेड़ा गया है। पर मुझे लग रहा है डिमांड और लोगों की जेब में जो पैसा डालना था वो कहीं समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं मिस मुझे दिखाई दे रहा है। हिमांशु, एक सेकंड में आ रहा हूं क्योंकि मैं दिलीप चेरियन को देख रहा हूं, अमिताभ कुंडू भी हैं। दिलीप, आपने पहले, अगर बुरा ना माने तो, आपने ये जो चश्मा पहना है बहुत खूबसूरत लग रहा है, यू लुकिंग वेरी गुड। पर मुझे पता है आपने जानबूझ के पहना है ये। आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं दिलीप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस चश्मे से? मैसेज ये है कि हम कोई भी चीजें जो होते हैं वो रोज टिंटेड ग्लासेस से ना देखें। ये सफेद इसलिए है फ्रेम, ताकि आपको समझ लें कि इसका जो बजट का ट्रांसपेरेंसी है उसमें 2 बड़े आइटम्स हैं। एक ये है कि इस बार निर्मला सीतारामन जी ने एम्फसाइज किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे, तो आम आदमी के लिए कोई राहत का गुंजाइश ही नहीं रह गया मान। तो मुझे लगता है कि हम जो एनालाइज करते हैं कि आम आदमी पे कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं, ये एक गलत तरीके की एक्सपेक्टेशन है। दूसरी चीज ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि हमें क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदी लगाना है और हमें कंट्रोल करना है और उसको एक तरह से चोक करना है। और जैसे हम एफर्ट कर रहे हैं, तो जो इंडिया के जो नौजवान हैं
काफी लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसीज में। उन पे मेरे ख्याल में अब जो एक्सपेक्टेशंस था वो उम्मीद खत्म हो गया, और उनको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को बैन नहीं करना था। बैन वर्ड से उनको नफरत है और बैन वो अवॉइड कर रहे हैं, पर ये जो टैक्सेशन सिस्टम है रेगुलेट कर रहे हैं, उससे बहुत घाटा पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। तो मैं अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हूं दिलीप। वेरी गुड ग्लासेस, और बहुत सूट भी कर रहे हैं दिलीप। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं मानक, और मैं पर एक चीज दिलीप, मैं सरोकार नहीं रखता कि आम आदमी क्यों ना एक्सपेक्ट करे बजट से कुछ, क्योंकि आखिर सबको मिला के ही तो देश बनता है और वहीं से बजट निकलता है। तो आम आदमी की एक्सपेक्टेशन से हम कभी भी नाकार नहीं सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी को एक्सपेक्ट करना छोड़ देना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्रिटिकल कमेंट कर रहे हैं कि वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तो जीएसटी के आने के बाद जो एक्साइज के चेंजेस है वो बहुत कम हुए हैं, और वो अच्छी चीज है, मैं वो अप्रिशिएट कर रहा हूं। पर आम आदमी को 2 साल कोविड के बाद एक्सपेक्टेशंस रहना नेचुरल है, और वो एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल में अनफुलफिल रह गए। और इसी के बाद मैं कह रहा हूं थैंक यू शरद जी। अब आपने स्पष्ट कर दिया। ओके हिमांशु, एक बार फिर से थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूं। शरद कोहली जैसे कह रहे हैं अभी हमें 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच शायद बहुत थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है। 5% है, बट उसमें बेनिफिट मिल जाता है, वो भी आप बचा सकते हैं। तो बेसिकली 5 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती थी करीब। और लोग उम्मीद कर रहे थे महंगाई, क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम हमें पता ही है कहां थे, थोड़ा बहुत कम करके अब थोड़ा नीचे आए हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन भी है, तो मतलब सब वही रहेगा, सेम रहेगा आपके हिसाब से? कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं है, एक पैसे का ना ऊपर ना नीचे। और क्यों? देखिए, अब ये तो बहुत सोचने की बात है कि जिस हिसाब से मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं, मेरा कोई वो कमेंट उस तरह से ना देखें कि मैं कुछ उस पर कमेंट कर रहा हूं। एक मैं एग्रीकल्चर की एक एग्जांपल केवल दे रहा हूं। हाँ। कल जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें लगभग 13,92,000 करोड़ का क्रेडिट लाइन फैसिलिटी दिया गया। बहुत अच्छी बात है, वो हमारे देश की बैकबोन है, वहां देना भी चाहिए। क्या हम वहां पे जब उतनी इंपॉर्टेंट चीजों पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास पिछले 2 सालों से कोविड के बाद जूझ रहा है, दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनकम डिक्लाइन भी की है, क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था? पहली चीज। दूसरी चीज, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो हम कंजम्पशन बेस्ड कंट्री हैं। जब तक मेरा कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तब तक मेरी 5 ट्रिलियन नहीं पहुंच सकते। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था? या तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू दें और सेविंग की अपॉर्चुनिटी दें। अगर आप दोनों नहीं देते हैं तो आप खुद को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो रूरल एरिया में जाएगी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो हाईवे बन रहे हैं, लेन्स बन रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट रिडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। क्या उसका जो इम्पैक्ट है, जो मिडिल क्लास, जो नौकरी पेशे लोग हैं, या जिस तरह से अगर आप नौकरी की देखें तो लगभग 14-15 करोड़ लोग उस तरह से डायरेक्टली कहीं ना कहीं 14 से 15 करोड़ लोग इन उसको आप कह सकते हैं उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिटर्न फाइल होता है, 6.8 का डेटा आया हुआ है, उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या उनको कुछ पास ऑन होने की जरूरत नहीं थी? मैं ये कंसर्न दे रहा हूं। मैं अगर हिमांशु की बात में जोड़ना चाहूं, मैं ना टैक्स पेयर्स को मानक वीआईपी मानता हूं। मानोगा क्यों? क्योंकि कुल 1.5 करोड़ है, रिटर्न फाइल होती है 7 करोड़, असल में जो टैक्स देते हैं वो 1.5 करोड़ है। तो अगर आप उनको आम जनता नहीं मानते तो वीआईपीज ही मान लीजिए, और वीआईपीज मानते हैं तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था। और सरकार टैक्स पेयर्स बेस को बढ़ाने की बात करती है, तो मुझे लग रहा है अगर आप उसको अछूता रखेंगे तो ये बेस कैसे बढ़ेगा? डिजिटल पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो शरद जी ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल करेंसी आ रही है, लेकिन मेरा उसमें अभी भी बहुत कंसर्न क्या है? देखिए, बिटकॉइन, और मैं बिटकॉइन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो फेमस है, लोग उसको जानते हैं, बाकी जो कॉइन्स हैं लोग उसको कम जानते हैं। जो डिजिटल करेंसी आएगी, नो डाउट उससे बेनिफिट होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि हमारा डिजिटल स्पेस कितना बड़ा है। इंडिया जो पॉपुलेशन है लगभग 140 करोड़ लोग हैं, क्या उसमें कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं? क्या वो कनेक्टेड है? आप देखिए, अभी भी आप दिल्ली से 100 क्रिप्टो में तो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्रिप्टो अलग है, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, अपग्रेडेशन की। वो एक आप कह सकते हैं ना, एक इन्वेस्टमेंट और एक मतलब मैं अपने एसेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, पैसा कमाने के लिए। पैसा, वहां पे आपके पास एक मोटिवेशन है, आप उस मोटिवेशन की वजह से आप तो किसी से कोई डिजिटल करेंसी में क्यों जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है, एक अच्छा पहल है, बहुत अच्छी बात है, आपने 30% लगा के उसमें क्या किया कि आपने प्रॉफिट को डेंट कर दिया, आपने डेंट कर दिया, लेकिन क्या आज आप जान सकते हैं शरद सर के पास या आपके पास कितनी डिजिटल करेंसी है? स्पेशली बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है आपके पास।
आप ट्रैक नहीं कर सकते। जिसकी जेब कट गई वो जाएगा, जिसकी जेब कट के वॉलेट निकल गया है वो चला जाएगा। और ये हमें देखना है डिजिटल करेंसी आने के बाद, ये नहीं कि ये वाला नोट जो हमारी जेब में वो चले जाएंगे। एक आपके पास विकल्प, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये नोट। मैं अभी भी समझ नहीं रहा हूं कि डिजिटल करेंसी और आम करेंसी में फर्क क्या है, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से आप सारी चीजें वैसे भी कर सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी से भी आप वही सारी चीजें खरीद पाएंगे। तो ऑनलाइन बैंकिंग में भी पूरा ट्रेल रहता है, आजकल तो सब डिजिटल पेमेंट ही हो रहा है। तो इसलिए वॉलेट क्या है, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे देता हूं, वही है मानक, मैं जवाब दे देता हूं। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है और आपके फोन पर डिजिटल मनी पड़ा हुआ है, तो आप बिना बैंक अकाउंट के भी दूसरे को पेमेंट कर पाएंगे। ऑलराइट, ओके। शरद कुंडू और मेरे साथ विजय सरदाना भी हैं। पहले शरद कुंडू, लोग मान रहे थे चुनावी सीजन है, चुनाव सिर पे है, चुनाव को देखते हुए बजट बनाया जाएगा। आपको लगता है चुनाव ध्यान में रखा गया है? अमिताभ कुंडू। शुक्रिया, आपने मेरे नाम पे तो वापस आए, इतना फेमस नाम है इंडिया में। अच्छा, नहीं वो मेरा आपका एक साथ कि इस बजट से जो सबसे बड़ा मैसेज मुझे मिला है वो ये है कि आम आदमी का जो इंटरेस्ट है वो शॉर्ट टर्म में ही सीमित नहीं। मुझे लगता है कि आम आदमी को ध्यान में रखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सैलरीड क्लास, सो कॉल्ड मिडिल क्लास को ही कंसेशन दे दिया जाए। मुझे लगता है उनका इंटरेस्ट जो है लॉन्ग टर्म में है और इसको भी ध्यान में रखा गया है। मैं समझता हूं कि अगर 5 लाख तक सालाना आमदनी को मोरलेस एग्जम्प्ट किया गया है तो 82% आपकी जो हाउस होल्ड है उस कैटेगरी में आ जाती है। मैं इसका स्वागत करता हूं कि शॉर्ट टर्म और इलेक्शन और मिडिल क्लास से थोड़ा अलग हटते हुए लॉन्ग टर्म कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया गया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन कैपेसिटी काफी अधिक है। मैं समझता हूं कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित रूप से जो लोएस्ट तबका है वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और आमदनी जो है बढ़ेगी। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जो शहरी निवेश की बात हो रही, अगर अर्बन स्ट्रक्चर को हम बदलने के लिए स्मार्ट सिटी 100 बड़े शहरों पर हटकर अगर हम 5-6 मिडिल लेवल को टाउन है जहां पर अगर आप लेके जाएं तो हमें पैंडेमिक जैसी स्थिति को डील करने में आसानी रहेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। स्मॉल एंड मीडियम टाउन में स्मॉल टाउन शुड बी क्रिएटेड ताकि वहां पर जो है हम इंडस्ट्री को लगा सकें। इंडस्ट्रियल डिस्पर्सल बहुत जरूरी है। ये आम आदमी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अर्बन स्ट्रक्चर को एड्रेस करें। जो प्रेजेंट सिचुएशन है कि आपकी जो है 25% शहरी आबादी 5 मिलियन से अधिक शहरों पर है, इसी से एक क्राइसिस हो। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को डिस्पर्स ढंग से ध्यान में रखते हुए, जिस तरह नीति आयोग ने कहा है एक डिस्पर्स्ड अर्बनाइजेशन होगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। इसका डिटेल आने बाकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस डिस्पर्स्ड एंड बैलेंस्ड स्पेशली अर्बनाइजेशन जो SDG 11 का हिस्सा है उसको ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ढंग से धन्यवाद। ऑलराइट, ओके। TR केशवन भी है मेरे साथ, चेयरमैन है फिक्की नेशनल एग्रीकल्चरल कमेटी के। केशवन जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। विजय सरदाना, आपकी 3 हेडलाइन आज के बजट की। दिस बजट इज ए नॉन इवेंट जो होना चाहिए। आपको लॉलीपॉप का इंतजार नहीं करना चाहिए। दूसरा, दिस बजट इज पुटिंग फाउंडेशन फॉर बेटर इंडिया, क्योंकि आज आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं स्पेशली रूरल इकोनॉमी में, आप उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी इकोनॉमी में। एक तरफ आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स। अगर ये 2 चीजें आती हैं तो इकोनॉमी इंप्रूव होती है। और तीसरा, आज के बाद बजट से लॉलीपॉप की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है ये एक सही रास्ता है। पर विजय जी, आप तो किसानों पर अक्सर बोलते हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी शायद PM किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा या कुछ और घोषणाएं, क्योंकि चुनावी साल है। आपको थोड़ी सी हैरानी हुई कि इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई? मुझे हैरानी नहीं हुई। उसका कारण यह है कि देखिए, अगर आप किसी भी चीज को टिंकर करते हैं, जितनी बड़ी आबादी है, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं। आप एक नया पॉलिटिकल विवाद शुरू कर देते। जब आप बात कर रहे हैं आज एग्रीकल्चर की इस बजट में, मैं एस्टिमेट लगा रहा था इस बजट में डायरेक्ट रूरल इन्वेस्टमेंट करीब 7 लाख करोड़ का है और हमारे पास करीब 7 लाख गांव हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 1 करोड़ पर विलेज इस बजट में एलोकेशन किया गया है। और अगर वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होता है एक गांव में, तो आप समझ सकते हैं कि वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
इसके साथ साथ स्टेट का इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट कंजम्पशन आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने जितना एलोकेशन रूरल इकोनॉमी के लिए किया इस बजट में, अगर हम उसको ढंग से मैनेज कर लेते हैं, पिलफरेज नहीं होता, चोर बाजारी नहीं होती, मैनिपुलेशन नहीं होता, तो मुझे लगता है हर गांव में इस साल भारत सरकार की तरफ से ऑन एन एवरेज 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहुंचेगा। ओके, मतलब विजय सरदाना कह रहे हैं किसानों के लिए डायरेक्ट कोई घोषणा ना हुई हो, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करने जा रही है, बड़ी लंबी चौड़ी रकम है, तो ये भी गांवों तक ही पहुंचनी है, उसका इनडायरेक्ट फायदा किसानों को और हमारे गांव वालों को मिलने वाला है। केशवन जी, आप तो चेयरमैन है सर एग्रीकल्चर कमेटी के, आप खुश हैं आज के बजट से? सर, आर यू एबल टू हियर मी सर? सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए केशवन जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अभी मैं विजय सरदाना जी की बात सुना था, वो सब बात एक्चुअली सही कह रहा है। ये तो कंटिन्यूएशन है लास्ट ईयर का, उसका फोकस है बजट का स्टेबिलिटी और ग्रोथ। ये कभी भी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए एग्रीकल्चर का बजट बनाया हुआ है। हमारा एक तो की मैसेजेस में आज सुना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो 10 या 11 पॉइंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में नहीं बताया गया, मगर बाकी एरिया का टाइम में बात करने का टाइम में ये सब आ गया। तो पहले तो मेरा एकदम क्लियर मैसेज है, एमएसपी के लिए 2 लाख का ऊपर करोड़ तो एलोकेट किया है, एमएसपी कंटिन्यू करेगा, परचेस ऑफ पैडी चलेगा और गेहूं चलेगा। सो दैट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज गवर्नमेंट का फार्मर्स के लिए, मेरे ख्याल से अच्छा है। दूसरा है वैल्यू एडिशन का, मिलेट के ऊपर प्रधान थोड़ा दिया गया है। वो हम लोग भी बहुत साल से बोलते हैं मिलेट को फोकस करना बहुत जरूरी है, क्यों मिलेट ये जनता मिलेट कल्टीवेट कर रहा है, वो तो वेरी वेरी पुअर कैटेगरी का लोग है, सो उधर फोकस करना चाहिए, उसको फोकस भी आ गया ये बजट में। तीसरा, हम लोग कभी भी पूछ रहे थे एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए आईटी का बहुत जरूरी है और इनपुट आउटपुट मिलाना चाहिए। वो तो अभी पीपीपी मोड में लेके आ गया, उसको तो कॉन्सेप्ट नोट बन रहा है, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ हम लोग ऐड करना पड़ेगा ड्रोन्स, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। एग्रीकल्चर के बड़ा प्रॉब्लम है लैंड रिकॉर्ड का, वो कुछ भी चाहिए, लैंड रिकॉर्ड क्लैरिटी नहीं रहता है, डिजिटल में कुछ अवेलेबल नहीं है, वो एक लैंड रिकॉर्ड इतना पुराना है, और एक लैंड रिकॉर्ड के ऊपर शायद 3-4 टाइम लोन भी लिया सकता है। ये सब मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगा। क्लियरली किसको जरूरी है उसको चलने के लिए यही रास्ता बहुत बहुत ठीक है। और दूसरे हम लोग फिक्की से हम लोग ये पूछ रहा था, देखो आप कुछ भी करेगा, कुछ ये फाइनली छोटा किसान को मैकेनाइजेशन नहीं पहुंचता है कि उसको बस पैसा नहीं है इवन रेंट करने के लिए। सो आज का क्लैरिटी आ गया, नाबार्ड सपोर्ट देगा रेंटिंग के लिए। हमको डिटेल में क्या है चीज देखना पड़ेगा। हमारा सजेशन ऐसा था, कोई भी रेंटिंग करेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, उसके लिए सीधा वो पैसा कितना रेंटिंग का होता है वो रेंटर को पहुंचा देना। तो अभी नाबार्ड अंदर आ गया, हम लोग को डिटेल में थोड़ा देखना है, मगर वो एक्सेप्ट हो गया, इसके लोग को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और बाकी सब इरिगेशन, ये लिंकिंग और रिवर्स, ये तो लॉन्ग टर्म है। और एमएसएमई पोर्टल और रेलवे डेवलप कर रहा है अभी न्यू प्रोडक्ट फॉर छोटा फार्मर और एमएसएमई के लिए। मेरे ख्याल से ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बहुत फायदा आएगा, और इसका फोकस तो छोटा फार्मर और एमएसएमई के ऊपर है। ओके केशवन जी मुझे ब्रेक लेना है। 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को, जल्दी से? 10 में मेरे ख्याल से हम तो 8 तो दे देगा ये बजट। 8। शरद कोहली, 10 में से कितने नंबर? टैक्स पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 4, वैसे मैं 6-7 के बीच में दे दूं। पर टैक्स पेयर्स पॉइंट से आपने 4 क्यों दे दिए? बदलाव तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, तो यही देखिए, कई दफे अनाउंसमेंट ना होना भी एक तरह से नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और उम्मीदें क्यों ना हो, बार बार कहा जा रहा है लॉन्ग टर्म, ठीक है लॉन्ग टर्म आप रखिए, पर टैक्स के लिहाज से 4 नंबर क्यों दिया? क्योंकि जो लोगों को उम्मीदें थी, जो आज जेब में लोगों के पैसा डालना था, चाहे वो ATCO स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको नहीं थी, आप बताइए मुझे। तो 4 नंबर क्यों दिए आपने? तो इसीलिए क्योंकि आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे वो, इसलिए बिल्कुल। 4 भी क्यों दिए मैं ये पूछ रहा हूं। 4 इसलिए दिया कि बढ़ाया नहीं। हिमांशु कितने नंबर? मेरा भी यही है कि देखिए टैक्स जो मिडिल क्लास और उसके हिसाब से 3 से 4 और अदरवाइज 6 to 7।
ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें पाँच। तो एवरेज 5 की। कोई दिक्कत नहीं। ओके दिलीप, आपके कितने नंबर है 10 में से? क्रिप्टो की वजह से मैं वहां 4 देता हूं, पर एवरेज में 6 देता हूं। 10 में से 6। ओके विजय सरदाना? आई विल गिव 7। 3 नंबर काट रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंस्पेक्टर आज खत्म नहीं किया है। ओके अमिताभ कुंडू, अमिताभ जी कंजूसी करेंगे क्या 10 में से? इस वक्त मैं 6 ही नंबर दूंगा, लेकिन अगर डिटेल पता चले कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट जो है क्या होने वाला है, किस प्रकार का शहरीकरण होने वाला है, स्मॉल टाउन्स को किस तरह से गांव के साथ में जुड़ने वाला, ये अगर पता चले मैं इसको बढ़ाने को तैयार हूं। मानक आपने एक चीज नोट करी, जिन्होंने तारीफ भी करी नंबर 6 से ज्यादा नहीं दे रहे। नहीं, वो तारीफ कर रहे थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जाहिर है शॉर्ट टर्म कुछ नहीं दिया तो आम आदमी की। हाँ ओके, एक सेकंड अमिताभ के पास जा रहा हूं क्योंकि आम लोगों का रिएक्शन बार बार लेना बहुत जरूरी है। ऋषिकेश के पास, माफ करिएगा ऋषिकेश, जरा पूछिए आप कहां हैं, बताइए पहले आपके साथ कौन लोग मौजूद है, उनसे पूछिए बजट के बाद इनका क्या रिएक्शन है। बताने के जमाने में भाई नहीं है तो वो कैसे नहीं। ये तो बात तो कह रहा है, ये 2 मीटर भाई जो सब बाको भाव एक कज्जो भाई है। मानक जी देखिए, जो जरूरी चीज है, किसान भी हमारे साथ और महंगाई भी है। खेत भी आप देखिए कि जहां पर मैं खड़ा हूं बिल्कुल छोटे लघु सीमांत किसान हैं, किन्हीं के पास 8 बीघा 10 बीघा 12 बीघा 20 बीघा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ आगरा के किसान हैं, और इसमें सब छोटी छोटी जातियाँ ओबीसी हैं, इसमें मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, कोड़ी हैं, बहुत सारी जो छोटी छोटी जातियाँ हैं। पहला सवाल देखिए, ये चूंकि आलू की खेती करते हैं और कीटनाशक, बताओ आज के बजट में जो किसानों को कहा जा रहा है कि दोगुना आय करने का या सम्मान निधि, इस बजट को कैसे देख रहे हो? किसानों के लिए सरकार कैसे काम कर रही है? आप ये जो कीटनाशक दवाई कर रहे हो उसमें पहले क्या मिलता था, अब क्या उसमें है? सर पहले जो कीटनाशक हम लेके आते थे वो सस्ती मिलती थी, अब थोड़ा महंगा हो गया है। अच्छा हाँ। आप आलू की खेती करते हो? हाँ, आलू खेती करते। पहले क्या कमाते थे, अब क्या कमाते हो? पहले हमारा जो बिकता था 2000 रुपए कुंटल हम बेच लेते थे। हाँ। अब हमने मतलब बेचा है तो खेत पे में करीब 8 से 7 से कुंटल बेचते हैं। हाँ। लागत ज्यादा है, उपज कम है और खर्चा ज्यादा है। ये सिलेंडर बजट में आपका कितना आपको खेत पड़ता है? ये सिलेंडर हमको तो अब पहले 370 रुपए में मिलता था, अब तो ये मतलब इसका टारगेट बढ़ा करके बहुत आगे कर दिया है सरकार ने। तो इसमें बजट सरकार करे किसानों के लिए हम काम करते हैं, सम्मान निधि है, आपका आय दुगना करने के लिए है। ये तो सरकार के जुमले हैं, पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये जुमले इस पे भरोसा किया था, आम जनता ने भरोसा किया था, लेकिन बजट में कुछ निकल के नहीं आता है आम जनता के लिए। अच्छा, क्या इस बजट में कुछ नहीं किसानों के लिए? किसान के लिए बताओ भी नहीं पता होगा क्या बजट रखोगे ना, तो किसानों को छुआ ही ना पाओ। तो 2000 रुपया सम्मान निधि तो मिलता है। सम्मान निधि का हो तो 2000 के 15,000 जा में कर ले लेते हैं सिलेंडर में। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए जो ट्यूबवेल है उसका माफ कर दिया, बिजली का बिल आधा कर दिया, ये फायदा है। तो अब वोट लेने का ही करता हो, पहले तो ना करो, अब अभी ना। सही बोल रहे हैं, किसान के लिए कैसा है ये बताइए? ये बजट किसानों के हक में कितना? पता है, हमने देख नहीं पाया है बजट क्या है, कैसे लाइट ही नहीं आई है तो कैसे देख ले? अच्छा, नहीं देखे? हाँ, नहीं देख पाया। हाँ, क्या जो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने आधा बिल किया है, ये बिल पहले भी तो होता था सर। जब क्यों किया? ये चुनाव के टाइम पे सब ये सब 18 साल उम्र है तुम्हारी? मेरी 20 है, 25 25 है। वोट डालेंगे इस बार वोट डालेंगे। हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। नहीं क्यों? नहीं और कहता हूँ, जब ये मोदी योगी ये कहते हैं कि लड़की बढ़ाओ लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ, जब हमारी एक बिटिया मान के चलो वो है फतेहाबाद से प्रत्याशी है, क्या नाम है उसका, रूपाली दीक्षित नाम है, वो एक इंग्लैंड से MBA करके आई है, आगे बढ़ रही है, तो कल उनके लिए स्वयं योगी जी प्रचार के लिए आई है। कितनी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। ये बताओ किसान के लिए, किसान को जो मिल रहा है किसान निधि या फिर कीटनाशक, कितना सरकार किसानों के हक में काम कर रही है ये बताओ? वो तो ठीक है, जो किसान निधि मिल रही है तो ये 2000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो 2000 रुपए मिल रहे हैं तो 2000 जी थोड़े बहुत निकले मिल रहे हैं, इसको खत्म कर दिया जाएगा, मेरे को दूसरी को उसमें चालू कर दी जाएगी, बरकरार नहीं है, गैस वगैरह सब्सिडी खत्म है। लेकिन सरकार करे आज के बजट में कि वो छोटे किसानों के फायदे के लिए काम कर रहा है जो बजट है। नहीं, ये तो सब कागजी घोड़े हैं, हमको नहीं वैसे कुछ नहीं है। क्या चाचा, क्या कितना खेत पड़ता है आपको? खेत बढ़ता है थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा है। तो आय आपका पहले से ज्यादा था या कम गया है? अब कम गया है। कम गया है। तो ये सरकार कैसा काम करे किसानों के लिए? सरकार ठीक कर रही है, किसानों ने कहा
ठीक कर रही है, बढ़िया कर रही है। ठीक कर रही है, ठीक कर रही है ना? क्या भैया कैसा कर रही है बताओ आप? हमारी तरफ से सही नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से सही नहीं हो रहा है। क्या सही नहीं हो रहा है? क्या सही होना चाहिए? किसान के लिए मतलब डाई जैसे मान लो 1000 रुपए की जैसे है और वो 1800 रुपए की खरीद रहा है, तो क्या सही है इसमें? सिलेंडर मतलब 500 रुपए का आता था, वो 1000 रुपए का लेना पड़ रहा है। लेकिन सरकार आपको कीटनाशक करा रही है उपलब्ध, आपको खाद व्यवस्था करा रही है, ऐसा है? आपकी आय बढ़ाने के लिए सरकार करेगी? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिल रहा है। डाई मतलब ब्लैक में 1800 रुपए के लिए है। किसान मतलब जानती नहीं थी सरकार। हाँ, मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? कुछ नहीं किया है। नहीं धींगने को कर रही है। धींगने को कर रही है। अच्छा, हाँ, अमीर को कर रहे हैं। हाँ, अमीर को कर रही है, उन्हें बढ़ावा दे रही है, गरीबों को कुछ नहीं हो रहा है। किसान लाइन में लगा रहा। हाँ, किसान लाइन में लगा रहा। अभी तो आप बोल रहे हो कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा किए हैं। कमाल के आदमी हो, सही बात है। हाँ, सही बात है, किसान लाइन में लगा रहे तो मध्यम गरीब। मानक जी देखिए, ये छोटे छोटे किसान हैं और सब अलग अलग जातियों के हैं। ट्यूबवेल पर हम यहाँ पे मौजूद हैं और इसके आसपास जितने जगह पर आप जाएं, चारों तरफ दलहन की खेती है, तिलहन की खेती है, नकदी सब्जी को लेकर है, मंडी को लेकर के कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि मंडियों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इधर आसपास इलाके मंडी है जहां आप लोग बेचते हो? लोकल मंडी। लोकल मंडी। आपको फसल का दाम मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ऋषिकेश थैंक यू, धन्यवाद। तो जो गरीब हैं वो भी कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, मिडिल क्लास के लिए हम यहाँ स्टूडियो में कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन जैसे विजय सरदाना कह रहे थे और दिलीप भी कह रहे थे और अमिताभ कुंडू भी कह रहे थे, एक कंसिस्टेंसी है पॉलिसी को जो पिछले कुछ सालों से चली आ रही है उसको आगे बढ़ाने में। लेकिन चुनावी मौसम है, क्या चुनाव को बिल्कुल भी जहन में विजय सरदाना सरकार ने नहीं रखा, या फिर कह रहे हैं इनडायरेक्टली गांवों तक इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर वही पर्पस सॉल्व करने की कोशिश है? एक तीर से दो निशान है, इन्वेस्टमेंट भी आएगा गांवों में, रूरल एरियाज में नौकरियां भी पैदा होंगी, जाहिर है नौकरियां पैदा होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से निजात भी मिलेगी, और तीसरा ग्रामीणों में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, जिस देश में चुनाव जाति के आधार पे होते हैं वहां बजट का कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जाति के आधार पे करते हैं, प्रचार जाति के आधार पे करते हैं। अगर बजट की कोई लॉजिक होता हिंदुस्तान की राजनीति में तो आप जातिगत आधार पे कैंडिडेट्स इकट्ठे नहीं करते। तो ये कहना, अगर आप दे भी देते तो क्या होता कि आपको सीट मिल जाती, तब भी वोट तो जाति पे ही जाना था। तो सरकार भी इस बात को समझ रही है कि डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में अभी तक वो मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग यही देखते हैं कि मेरी जात का कौन है, मेरी बिरादरी का कौन है, वोट उसी को देना। आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन विजय सरदाना आपको याद होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जब शुरू हुई थी उसका बहुत बढ़िया मैसेज गया था। और 2019 का चुनाव याद करिए जरा, क्या बंपर जीत मिली थी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को, और मानते हैं कि बहुत बड़ा योगदान था इस योजना का। कभी कभी हम लोग सिग्नल्स को मिक्स कर देते हैं। जब मनरेगा आया था तब भी ये कहा गया था कि देखिए लोगों को रोजगार मिलेगा तो वोट मिलेंगे। जीएसटी आया था तब ये कहा था व्यापारी नाराज है वोट नहीं देगा। तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की राजनीति बहुत क्लियर है। हम लोग जब राजनीति की बात करते हैं तब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, तब दिल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और जब बजट की बात आती है तो हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में डिस्कनेक्ट है, इसीलिए डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स अभी तक एक रास्ते पे नहीं है हिंदुस्तान। नहीं, ठीक है, ओके। शरद कोहली, क्या हम अनफेयर नहीं हो रही हैं सरकार के प्रति? अनफेयर इस सेंस में कि अगर चुनावी घोषणाएं हो जाती तो हम कहते हैं देखिए चुनावी मौसम आ गया तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई, बाकी साल क्या किया। अब अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ सरकार ने कोई बजट रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, नौकरियां पैदा होंगी, तब भी हम आलोचना कर रहे हैं कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं। नहीं, मैं पहली बात इस बात से सहमत नहीं हूं कि खाली जाति के आधार पर वोटिंग होती है। अगर ऐसा होता तो देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री योगी ये ना कहते कि विकास पर वोट दीजिए, आप विकास को देखिए। तो ये वो जो लोग कैनवेसिंग कर रहे हैं, जो लोग कैंपेन कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि विकास पे वोट दीजिए। तो अगर जो लोग, और वोट देते टाइम ठीक है जाति को देखा जाता है, पर क्या आप ये नहीं देखते कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं, मुझे कितना नुकसान हुआ, मेरी सेविंग्स कितनी है, मेरा काम धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा, मेरे बच्चों को एजुकेशन कल को उसका कैरियर बन रहा है कि नहीं बन रहा, सब चीजें देखता है। भारत का वोटर मैच्योर हो रहा है और मुझे लग रहा है जाति भी एक कारण होता है, नो डाउट। पर आप विकास को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि खाली जात के, कौन सी जात का उसको जाके वोट डाल दिया।
आप अपनी जेब भी एक दफे देखते हैं, और घर आके जब आप वोट देके आते हैं ना, तो आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि भाई वोट दिया, कमाई उमाई तो होनी नहीं, तुम उसको वोट दिया है क्या तो ओके, पर क्या आप मानने को तैयार हैं वाकई कि चुनाव का बिल्कुल भी जहन में नहीं रखा होगा सरकार ने? चुनाव सिर पे है, 10 तारीख को वोटिंग है। मुझे लगा 10 दिन पहले जो आज बजट आ रहा है, पिछले साल भी जब बजट आया था मानक, तब भी यही मुद्दा उठा था और सरकार ने उसको चुनाव को दिमाग में नहीं रखा था। पर मुझे लग रहा है सरकार यह मान के चल रही है कि जो भी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, अगर लोग लंबे नजरिए पे देखें तो मुझे लग रहा है कि लोग सोचेंगे मैच्योर वोटर बैंक का एक इमेजिनेशन करके चला गया है कि ये वोटर लंबी अवधि का सोचेगा, शॉर्ट टर्म का नहीं सोचेगा। मुझे लग रहा है ऐसा अब हमारे आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को एजुकेट करिए कि आप लंबे, हालांकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, तो अगर उस नजरिए को लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं इसका नहीं सही है, गुड पॉइंट। क्या दिलीप इसका मतलब यह है सरकार को कॉन्फिडेंस है कि उसकी जो योजनाएं चल रही हैं उससे लोग भी खुश हैं, इकोनॉमी भी सही रास्ते पे है, और शायद इसीलिए कोई बहुत ज्यादा बदलाव चुनावी सीजन में इस बजट में नहीं किया गया? जी, मुझे भी लग रहा है कि लार्जली जो चुनाव का मैसेजेस जाना था, ये 5 प्रदेश में जहां चुनाव हो रहा है, वो मैसेजेस चले गए हैं। अब बजट से ज्यादा फायदा उनको नहीं मिलना था और इसीलिए वो लॉन्ग टर्म विजन लेके चले हैं। और उनको ये भी लगता है कि जो हमें करना था, जो हमें किसानों के लिए जो करना था, वो सब हम कर चुके हैं। आगे जाके और कुछ देने से कोई इमीडिएट फायदा नहीं होने वाला है। और आप हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये निर्मला सीतारामन जी की 4वीं बजट है। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट की लास्ट बजट है, क्योंकि अब जो आएगा वो तो एकदम चुनाव के पास ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां जो सिग्नलिंग करना था उनको करना उचित है। अगले बजट में शायद कोई सॉफ्ट, कोई छूट, ये सब देने की कोशिश होगी। ओके, वेरी गुड पॉइंट। वो कह रहे हैं 24 में होगा असली टेस्ट, इसीलिए अगर चुनावी बजट की आप उम्मीद लगा रहे हैं, चर्चा उसकी कर रहे हैं, तो मानिए कि वो 23 में आएगा। तो अभी वो समय नहीं आया चुनावी बजट पेश करने का। उसमें एक चीज और है, सरकार का यह भी मानना है कि बजट एक केवल पड़ाव है, हम रिफॉर्म्स तो निरंतर कर रहे हैं। ये तो आपको 1 फरवरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम तो ये कभी भी कर सकते हैं। और पिछली बार अगर आत्मनिर्भर भारत की जो अनाउंसमेंट थी मानक, वो करीब करीब हमने तो 6, 7, 8 बजट आते देखे लगातार एक के बाद एक। तो बजट को ही एक पैमाना ना मान के शायद ये भी दिमाग में है कि आपके लिए अनाउंसमेंट्स तो निरंतर आती रहेंगी, खाली बजट को क्यों देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भी एक मैसेजिंग करी जा रही है। ओके, ऑल राइट। मिडिल क्लास तो वैसे भी कभी वोट बैंक रहा ही नहीं है। नहीं तो एक मेरा क्वेश्चन ये है, मानक आप कुछ क्वेश्चन पूछें तो क्या 2014 से जो बजट दिए जा रहे हैं वो लॉन्ग विजन वाले नहीं थे? आज आपको विजन दिख रहा है, तो मेरा क्वेश्चन 2014 का है कि क्या 2014, 15, 16 में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट दिया, वो कैपेबल लोग नहीं थे? फिर क्या उन्होंने, एक मिनट सर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनके विजन नहीं थे? आज 7 साल हो गया, क्या 7 साल पुराना वाला जो विजन था वो आज कॉन्क्रीट होना चाहिए? आप सर ये कहना बहुत आसान है कि लॉन्ग विजन दे रहे हैं और हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जिसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। टैक्स आप पे करते हैं, आपको पता होगा, आप भी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या इस पैमाने पे फिर मैं 4 साल और इंतजार करूं? सर ये ठीक है, पर वाकई आपको लगता है 14 से 17 में जीएसटी आ गया था? कुछ नहीं हुआ। सुनिए तो सही, क्योंकि इसमें 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 14 से 17, क्योंकि 14 में सरकार आई थी बीजेपी की भारी बहुमत के साथ, 17 में जीएसटी आ गया था, जिससे बहुत बड़ा बदलाव हो गया टैक्स सिस्टम में। और उसके बाद पिछले 2 साल तो कोविड में निकल गए। क्या 14 से लेकर और 22 तक हमें उसको एक ही चश्मे से देखना चाहिए? मैं वही आपसे पूछ रहा हूं, जो आज बात हो रही है 2000, जो मैं क्यों मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है, हमारी इनकम डाउन है, वहां पे कंसीडर करना ही पड़ेगा। आप हर बात में ये नहीं कह के निकल सकते हम लॉन्ग विजन बात कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी तो उसे खाने के लिए पैसे चाहिए ना सर। क्या उसकी एक राइट नहीं था? क्या उसको भी कुछ मिलना नहीं? मेरा वो ये नहीं कर रहा कि मैं बजट की अगेंस्ट बात कर, मैं कह रहा हूं कि आपको इमीडिएट उनके लिए भी सोचना चाहिए जिनकी नौकरी जा चुकी है, माइग्रेशन इतना हाई हुआ है। मिडिल क्लास का भी वोट बैंक नहीं होता है, आपको सर यही बात, ये आपने मानक जो आपने भी बात कही ना, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास हार के, थक के, मजबूर होकर भी वोट उसी को देता है जिसको उसे देना होता है। ये मुद्दा इसीलिए मिडिल क्लास को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। सही कह रहा हूं शरद कोहली। 60-65 करोड़ की आबादी है, अगर आप मिडिल क्लास को जोड़ दें
करीब 60-65 आप करोड़। पता नहीं कौन से लोगों को मिडिल क्लास मान रहे हैं। 60-65 करोड़ मिडिल क्लास कहां से हो गया? मैं मिडिल क्लास उनको ही मान रहा हूं जो 20,000-25,000 रुपए से महीने ज्यादा कमाता है। कहां वो तो आप मिडिल क्लास हो गया? वो आप उसे लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। सवाल ये है कि वो जो क्लास है वो सिर्फ हमारे आपकी तरह डिबेट करके रह जाती है। वो आगे अपनी मांग को तो वो सड़क पे तो वो तो नहीं धरना देते बॉर्डर पे बैठ के। आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, मिडिल क्लास है तो आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी। ये तरीका उन्होंने किसानों ने आपको दिखाया। क्या आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको सिर्फ प्रोटेस्ट करके ही कुछ मिलेगा? जी नहीं, ये मैसेज नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है मिडिल क्लास, आपने बिल्कुल, और जो हिमांशु ने बात कही मैं सहमत हूं, 2014 से जो इनकम टैक्स के या मिडिल क्लास के प्रोविजंस हैं वो जम गए हैं। उनको मुझे लग रहा है आपको या तो आप डिक्लेयर कर दीजिए बजट करते टाइम कि मैं मिडिल क्लास जो है अपना टीवी स्विच ऑफ कर दे, आपके लिए नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म बजट है। मुझे लग रहा है ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि इसमें से, क्योंकि जब उम्मीद बनती है ना तब निराशा होती है। अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं ना, तो अब कहीं कहीं हम उसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों को इस बजट में ध्यान में रखा गया है। बजट के फोकस में रूरल एरियाज हैं। केशवन जी सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल, यानी कि इनडायरेक्टली ही सही चुनावों को ध्यान में रखा गया है। गांव में मैसेज देना है जहां ज्यादातर वोटर रहता है। सब मेरा हिसाब ऐसा है, एवरी टाइम आप लोग ऐसा नहीं सोच सकता है एवरी बजट इज ओनली, आप लोग बजट बना रहा है ओनली फॉर चुनाव के लिए। वो कभी भी बजट तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये बजट लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया है, मगर उसमें तो बहुत फायदे वाला भी चीज है। वो विलेज और छोटा छोटा गांव में ही जा सकता है। तो हम लोग ये सोच, मगर आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ कोई भी हम लोग किधर भी जाके डिस्कस करेगा ना, वो फाइनली एंड अप होता है पॉलिटिक्स में, और फाइनली एंड अप होता है चुनाव में, और कौन इलेक्शन जीतेगा। मेरे ख्याल से हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। बजट डेवलपमेंट के लिए है, बजट इलेक्शन विन करने के लिए नहीं है। कम से कम दो बजट से हम लोग देख रहा है। कम से कम केशवन जी बस यही फर्क आ जाता है ना। आप फिक्की के चेयरमैन है सर, आप बड़े आदमी हैं। सही बात है। गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास की समस्याएं अलग होती हैं। शायद इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। वही बात हिमांशु कह रहे थे, हर आदमी की अपनी मजबूरी होती है। शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं बोल रहा हूं, उसे अपनी जेब भी देखनी पड़ती है, अपना बजट भी देखना पड़ता है, अपना पर्सनल ग्रोथ भी देखना पड़ता है। और मानक नहीं सब शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना। अमिताभ एक सेकंड रुक। जी हाँ, ये बजट सिर्फ देश का बजट नहीं है, आपका बजट, उस पर क्या असर पड़ेगा ये हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ अब सुनील गर्ग भी आ गए हैं स्टूडियो में, टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमी पर भी नजर रखते हैं। आम आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अमीर लोग, बिजनेसमैन, किसान, नौकरी पेशा, सब इनके क्लाइंट्स होते हैं। आपकी 3 हेडलाइन क्या है सुनील जी आज के बजट से? देखिए, माना कि ये बजट जो आया है ना, ये मैं कहता हूँ ये बजट 1 साल का नहीं है। जैसे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, ये 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। ये विजनरी है कि अगले 25 सालों में हम कहाँ जाना चाहते हैं। और मैं 5 शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो ये आत्मनिर्भरता का बजट है, ये उम्मीदों का बजट है, ये उन्मुक्ता, ऊंची उड़ान का बजट है, ये एक उत्सव का बजट है। ये 5 शब्दों में इस बजट को मैं, कुछ सेटबैक्स हैं, टैक्स के मोर्चे पर सेटबैक्स हैं जो हमें राहत की उम्मीद थी टैक्सेशन को लेके, और विशेषकर सैलरी एम्प्लॉय को लेके जो उनकी जेन्युइन डिमांड थी, मैडम ने उसको पूरा नहीं किया। इस बात से मानता हूं। क्यों नहीं किया? एल्बो रूम नहीं था क्या? मैं ऐसा भी नहीं कह सकता एल्बो रूम नहीं था। फिर क्यों? इस बात के लिए मैं ये कहूंगा मानक कि इस बार ऐसा हुआ पहली बार कि जहां पर आपका बजट का जो टैक्स रेवेन्यू का एस्टीमेट था, हमने 11 लाख करोड़ का एस्टीमेट किया था, और दिसंबर तक हम 9.5 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारे पास में जो टैक्स कलेक्शन है, जो हमारा बजट एस्टीमेट था 11 लाख करोड़ का, उससे ज्यादा आएगा। पर सरकार को कमाई ज्यादा हो रही है। जीएसटी के मोर्चे पर भी वी आर डूइंग अच्छा। और इस बार जो जीएसटी कलेक्शन आई है 1,40,000 करोड़, और पिछले 7 महीने से लगातार 1 लाख करोड़ ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। तो जो एक बार माननीय वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने कहा था कि वी आर ए जनरली नॉन टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी, तो वो बात तो नहीं है। दो लोग टैक्स दे रहे हैं बहुत ज्यादा। और फिस्कल डेफिसिट जो 15% पे एस्टीमेट किया था, वो घट के 6.5% रह गया। यानी सरकार की कमाई बढ़ी, घाटा कम हुआ। उसके बाद एल्बो रूम था मैडम के पास में, और वो मिडिल क्लास को एक दे सकती थी राहत, और विशेषकर सैलरी एम्प्लॉयज को राहत की बहुत ज्यादा जरूरत थी, नहीं दी। पर मैं फिर कहूंगा, मैं डिटेल में जाऊंगा थोड़ी देर में, एक ब्रेक भी लेना है। यहाँ युद्धवीर सिंह जी भी आ गए हैं, किसान नेता हैं। छोटा सा रिएक्शन आपका ले लूं, डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। युद्धवीर जी, बजट से खुश हैं? बजट में हो सकता है किसी वर्ग को खुशी हुई हो, लेकिन जहाँ तक किसान की बात,
किसान को इस बजट ने पूरी तरह से निराश किया। किसान देश में 62% लोगों को रोजगार दे खेती में, कृषि क्षेत्र में है, और उसको इतने हल्के में लेना, केवल 2.5 मिनट में संसद में कृषि के विषय को निपटा दिया गया, 2.5 मिनट में। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि कितनी क्या इस बजट में है और कितनी गंभीरता इस बजट में। ओके, मैं डिटेल में थोड़ी देर में जा रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, बहुत छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौट रहे हैं हम। न्यूज़ 24 पर बजट की हमारी ये कवरेज जारी है। बजट को बिल्कुल समझ लीजिए, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, आपको आपके शब्दों में समझा रहे हैं आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।